मैं दान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा भी भलाई का काम नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अलग करूँगा, वो एक अलग। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो हैं जो ये सारी चीज़ों को इवेलुएट कर लेते हैं और जितना लंबा फ्यूचर वो देख पाएंगे उतना स्मार्ट डिसीजन वो ले पाएंगे करके। मैंने क्या उसके 5 साल बाद का फ्यूचर देख लिया, 7 साल बाद का फ्यूचर देख लिया, तो मैं उतना ही स्मार्ट इन्वेस्टर आज बन पाऊंगा। के नाम से लोग सर्च करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो वो लीजिंग बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कमर्शियल के अंदर। मैं 2016 के टाइम पे नोएडा में एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट किया, तो 2016 के टाइम से मैं एक चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया। What's up everyone, this is Dharamveer Singh back with another podcast. Today we have the founder of Inrex.com, Mr. Amit Kumar Shrivastava, and today we will understand commercial real estate investing. Before we do that, let's welcome the founder. Welcome to the show, Amit sir. Thank you. Pleasure to have you. Thank you. Thank you so much. Before we start, would like to know your real estate journey, sir. I know you have spent more than a decade. If you can tell us about the journey, sir. Yeah, it's been almost a decade, or since 2012, end of 2012, I started my real estate journey. और ओवर द टाइम अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लिए हैं ओवरऑल इन 10 साल के अंदर, या ओवरऑल 10 साल से भी ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है। तो मैं मोर और लेस ये बोल सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री अपने आप में एक पूरी की पूरी पाठशाला है। मैं तो ये कहूँगा एक पूरा का पूरा एक ऐसी जर्नी जिसमें कि कंसिस्टेंटली लर्न करते चला आया मैं, और बहुत कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री से ज़्यादा कहीं सीख नहीं सकते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे को ओवरऑल लेसन के रूप में जो एक इंडस्ट्री में मिला है, वो बहुत कुछ सीखने को मिला। एडवांटेजेस तो बहुत सारे मिले इन टर्म्स ऑफ वेल्थ या ओवरऑल जो भी चीज़ें, बट जो सीखने को मिला है वो मुझे लगता है कि वो प्राइसलेस है, और किसी और इंडस्ट्री में शायद मैं इतना नहीं सीख पाता जो इस इंडस्ट्री ने दिया है। सर, द टॉपिक इज़ ऑब्वियसली कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, बट उसके ऊपर आने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी, सेलिंग ड्रीम्स। कैन यू टेल अस अबाउट द स्ट्रगल? लाइक वो एक बहुत बुरा फेज भी आता है जहाँ पर यू डोंट फील लाइक वर्किंग। तो जो यंगस्टर्स हैं जो रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अगर एक छोटा सा मैसेज। इस इंडस्ट्री में ऑब्वियसली स्ट्रगल है, हर इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल है, अपनी एक स्ट्रगल है। इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल इसलिए भी हार्ड कह सकते हैं या हार्डर लगता है हमें दूसरी इंडस्ट्री से, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं इस इंडस्ट्री में। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कैश फ्लो अच्छा है और कहीं ना कहीं टिकट साइज़ बड़े हैं, तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो अर्निंग की, वेल्थ क्रिएशन की, वो बहुत बड़ी होती है। स्पेशली जो यंग न्यूकमर जो आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या फ्रेशर्स जो आते हैं, तो उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है इस इंडस्ट्री को लेकर के, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है मेरे सेंस में। बट मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड करने में कहीं ना कहीं वो टाइम और वो स्ट्रगल और वो फेज़ आता ही आता है। अप्स एंड डाउन्स की जहाँ तक बात है, वो ऐसे है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा विज़न, एक ऐसा गोल अगर हम फ्रॉम द डे वन लेके चलें, तो वो गोल इटसेल्फ काफ़ी होता है हमारे को बार बार बाउंस बैक करने के लिए, या हमारे मोटिवेशन को हमेशा अप रखने के लिए। तो मेरे को लगता है कि वो कॉज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और कभी भी कोई भी इस इंडस्ट्री में आए तो मेरे को लगता है कि कॉज सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ना हो, कॉज एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, एक अपनी पर्सनालिटी को ऐसा निखार के लेके आना हो। नॉलेज उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं अपनी नॉलेज को इतना इन्हेंस करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इतना इन्हेंस करना चाहता हूँ। जो रेगुलर डायनेमिक्स बदल रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये एक अपने आप में, इससे अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अप्स एंड डाउन्स को मैं ओवर द टाइम झेल लूँगा और गोल तक पहुँच जाऊँगा। बट कहीं ना कहीं मेरा फोकस अगर
स्टार्टिंग से ही सिर्फ वेल्थ पे है, सिर्फ पैसे पे है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बड़ा पैसे कमाना है, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आएगा। और बहुत सारे लोग मैंने देखा अपने करियर में जो क्विट कर जाते हैं, तो वो एक टाइम के बाद क्विट भी कर जाएगा क्योंकि वो मोटिवेशन रहेगा नहीं। तो रूट कॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप अपना गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेट करके चलें, और वो गोल ही आपको एनर्जी देता रहेगा। वो बार बार आपको कभी भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो वो आपको एक ऐसा विल पावर आपका अंदर से आएगा जिससे कि आप उसको ओवरकम कर जाओगे उस सिचुएशन से। तो ये गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गोल में सिर्फ पैसे वाला गोल ना हो, कुछ सीखना है, कुछ अलग पर्सनालिटी मेरे को निखार के लेके आनी है अपनी इस इंडस्ट्री के जरिए, जो कि इस इंडस्ट्री में बड़ा पोटेंशियल है। तो ऐसा कुछ गोल में ये बातें जरूर होनी चाहिए। और न्यू कमर्स जितने भी आएंगे तो वो इस टाइप का माइंडसेट लेकर के इस इंडस्ट्री में आए, सीखने को लेकर के, पर्सनालिटी को निखारने से लेकर के, या ओवरऑल जो अपना एक अलग ही पीआर, एक अलग ही नेटवर्क जो वो क्रिएट कर पाएंगे, जिनसे कि वो सारी ज़िंदगी एक अलग ही लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे उस नेटवर्क के जरिए। वो सारा गोल वो स्टार्टिंग से ही बना के चलें इस इंडस्ट्री में। और ना सिर्फ पैसे को, पैसा ऑब्वियसली आएगा इस इंडस्ट्री में, बाय डिफ़ॉल्ट पैसा आएगा। रीज़न ये है कि एक अपने आप में रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी इंडिया की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और आने वाले समय में तो और भी बहुत सुंदर है इसका फ्यूचर रियल एस्टेट का। तो जो अभी यंगस्टर इस इंडस्ट्री में हैं, या जो आने वाले सालों में जो अभी एंटर करेंगे, मेरा तो मैसेज उनके लिए यही है कि वो स्टार्टिंग से ही अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलें कि मुझे सीखना है, मुझे एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करना है अपनी पर्सनालिटी में भी, अपने नेटवर्क में। तो ना सिर्फ वेल्थ, इसके अलावा ये सारे पार्ट को भी मेरे को करना है। ये बहुत ही आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली सर, बिकॉज अभी जो न्यू कमर्स आते हैं, इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग आते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि इस महीने में इतना कमाना है, और फिर अनरियलिस्टिक गोल्स बहुत बड़ा रीज़न है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली सर। जल्दीबाजी होती है, हाँ, बहुत मुझे लगता है ना कि वो बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। कि कई बार ऐसा भी होता है लोगों को कि लोगों को लगता है कि मैं एंटर कर जाऊंगा रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में आ जाने से मेरे को ये अर्निंग आ जाएगी, रियल एस्टेट में इतनी अर्निंग है कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, रियल एस्टेट तो आ जाएगी। कभी भी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने देखा है कि एक अपने आप को मेरे को कैसे देखना चाहिए, या मुझे कैसी गोल बनानी चाहिए, या मुझे किस तरीके का टारगेट सेट करना चाहिए, उसमें एक बड़ा छोटा सा और लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो आज मेरे बैंक बैलेंस में जितना पैसा है, जितनी भी मेरी सेविंग्स है, जितनी भी मेरी वर्थ है, वो आज की नॉलेज के हिसाब से, आज मैं जितना जानता हूँ, जितना मैंने सीखा हुआ है, उसके बेसिस के पे मेरी अर्निंग है, या उतनी मेरी वर्थ है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो इनकम लेवल हो वो अप हो जाए, मेरी अर्निंग यहाँ थी और यहाँ आ जाए, तो मुझे अपना नॉलेज लेवल भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, नॉलेज को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे सीखने पड़ेंगे, मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मुझे वो सारा हासिल करना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो लोग वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं कि सीखने पे फोकस कम रहता है। सीखना है, अपनी पर्सनालिटी में क्या और एडेड एडवांटेज लेके आना है, नई नई स्किल्स सीखनी है। वो जो अंदर से स्टार्टिंग में जो आता है लोगों को कि नई चीज़ें ट्राई करने से जो एक हेजिटेशन होती है, वो नई चीज़ें ट्राई करना, बार बार रिजेक्शन आने के बावजूद उसको फेस करना, या उसके लिए दोबारा से प्रिपेयर होना कि नहीं मुझे ये करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपरेशन है। मतलब आप अपनी आज की जो आपकी नॉलेज है, आज की जो आपकी स्किल है, आज का जो आपका टैलेंट है, जितना आप जानते हो, उससे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हो, ऑटोमेटिक अर्निंग आपकी ऊपर जाएगी। हमारा फोकस ये होता है कि हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और हम अब टॉप के लोगों को देख रहे होते हैं कि वो ज़्यादा कमा रहे हैं। अब वो हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम एंटर करने के बाद ही हम वो अर्निंग क्यों नहीं आ रही है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट बार बार होती है। बट अगर हम इस मतलब रूट कॉज को पकड़ के चले कि अर्निंग मेरी तब बढ़ेगी जब मेरी लर्निंग बढ़ेगी, मेरी स्किल बढ़ेगी, मेरे में सुधार होगा, मैं और अप स्किल करूँगा अपने आप को,
तो ऑटोमेटिक फिर वो उस चीज़ को भी अचीव करेंगे। एब्सोल्युटली सर, ब्रिलियंट। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक अवे रहेगा कि सर वट एवर माई नेटवर्थ इज टुडे इज बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई हैव। इफ आई वांट टू इम्प्रूव और मुझे अपने वेल्थ को ऊपर ले जाना है तो मुझे अपने नॉलेज और स्किल सेट को ऊपर 100%। वेरी वेल सेट सर। सर कमिंग बैक टू द टॉपिक, नोएडा एज अ मार्केट बहुत इट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन इन रियल एस्टेट स्पेसिफिकली। सब बात कर रहे हैं नोएडा की फ्यूचर की। हम ना स्पेसिफिकली कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि एग्जैक्टली अगर मैं पहली बार कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को स्पेसिफिकली ऐसे चेकलिस्ट जो होती है उसके बारे में अगर सर हमें आप कुछ बताएं, ओवर द इयर्स आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो एज ए प्रोडक्ट मैं पहले तो ये एक ऐड करूँगा कि वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजन है। अगर इन्वेस्टर की बात करूँ तो जितने भी अदर ऑप्शंस हैं हमारे सामने इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कमर्शियल रियल एस्टेट है जी। तो वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा डिसीजन है कमर्शियल रियल एस्टेट में जाना। कुछ बातों का बहुत इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है लोकेशन जहाँ पे कि वो प्रॉपर्टी है, उस एरिया के बारे में हमारे को जानना, वहाँ की ग्रोथ जानना, आने वाले 5 साल किस तरीके के हैं, तो वो गवर्नमेंट कैसी इनिशिएटिव ले रही है वहाँ पे, या और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी क्या है वहाँ की, तो ओवरऑल लोकेशन की क्या एडवांटेजेस हैं आज के टाइम पे या नेक्स्ट 5 इयर्स। मैं एक 5 साल का हॉरिजन हमेशा कहता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि आप 5 साल का जरूर हॉरिजन लेके चलें कि 5 साल में क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी रियल एस्टेट में एंटर कर रहे होंगे जो कि नियर टू पोजीशन होगा जी, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुके होंगे, बट कंपैरेटिवली वो इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो एक रूल है रियल एस्टेट में जो मैंने देखा है कि या तो आप समय दे दीजिए या आप पैसा दे दीजिए, तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको देनी पड़ती है। अगर मुझे चाहिए कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे आज देखना चाहिए, मुझे सारी चीज़ें आज देखनी चाहिए, डेवलप दिखनी चाहिए, तो मुझे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। और सिमिलरली उसी लोकेशन पे आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने अगर पैसा लगाया था, उसने वो सारा समय दिया है उस लोकेशन को, तो ऑब्वियसली उसको पैसा कम देना पड़ा। तो ये तो एक रूल है, थंब रूल है इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और कमर्शियल में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो लोकेशन आप पहले चूज करें, लोकेशन के बारे में पहले जानें। हर एक इन्वेस्टर को ये पहले सर्वे करना चाहिए कि गवर्नमेंट उस लोकेशन को लेके कैसे किस तरीके के इनिशिएटिव ले रही है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, क्या फुटफॉल क्रिएट होगा, क्या एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, कितना क्राउड होने वाला है। कमर्शियल में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल कमर्शियल की जो आने वाली ROI निकल के आएगी, कोई भी ROI हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे वो तभी कर पाएंगे जब वहाँ का फुटफॉल होगा, तो वो लोकेशन पे बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरा एक अगर मैं बात करूँ क्या ज़रूरी है रियल एस्टेट में, कमर्शियल में ध्यान रखने वाली बात इन्वेस्टर को, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी डेवलपर के साथ आप जा रहे हो, किसी भी बिल्डर के साथ आप जा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बिल्डर का अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो किस तरीके का अप्रोच रखता है, किस तरीके की टेंडेंसी रखता है। कई बिल्डर्स का अप्रोच ऐसा है कि जो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं, एक 4 साल, 5 साल, 6 साल के प्रोजेक्ट में 6 महीने, साल भर का डिले चल सकता है, इतना एक्सटेंशन भी मिलता है, लेकिन ओवरऑल उसका अप्रोच कैसा है, क्या वो मार्केट में एक डिलीवर करता हुआ आ रहा है। तो एक तो वो चीज़ देखनी है कि अगर बिल्डर का 20 साल पुराना बैकग्राउंड है तो 20 साल में उसका किस तरीके का अप्रोच रहा है, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से लेके उसको डिलीवर करने तक उसका अप्रोच कैसा है, ऑन टाइम डिलीवरी का अप्रोच है या किस तरीके का अप्रोच है। दूसरा, बिल्डर की अगर टेंडेंसी मुझे पता चल गई कि हाँ वो फिर भी ठीक है, या फिर
अगर बिल्डर नया है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्डर की कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर लेने के बाद बहुत बड़ा फैक्टर आता है, जो एक तीसरा पॉइंट है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि लीजिंग का क्या उनके ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है लीजिंग की। तो क्या वो उस कमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज करने के लिए किसी एग्रीगेटर को लेके आ रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, किस तरीके, या वो खुद ऐसी एक्सपर्ट की टीम है उनके पास जो कि पूरी कैंपस को लीज आउट कर पाएगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। कमर्शियल में लीजिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, शेयर करूं। मैं 2016 के टाइम पे नोएडा में एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट किया हूं। तो 2016 के टाइम से मैं एक चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया, बहुत कम ब्रांड्स थे उस समय। आज तो खैर नोएडा एक्सप्रेसवे पे इतना फुटफॉल है और इतने ब्रांड्स हैं, इतनी कंपनीज हैं कि वो एक अलग ही नज़ारा है। बट 2016 के टाइम पे, आज से 7 साल पहले की बात है, तो 2016 के टाइम पे वहाँ पे बहुत कम बड़े ब्रांड्स होते थे। हमें कभी टाइम लगा 9 बजे 10 बजे हम कभी रिटर्न आ रहे हैं, कुछ ऐसा खाने का हुआ तो बड़ा मतलब सोचना पड़ता था, या तो परी चौक तक जाएं, एक आध ब्रांड वहाँ पे मिलते थे उस समय, बीच में कुछ भी नहीं होता था, या फिर सेक्टर 18 नोएडा में जो कुछ मिल जाता था। सेक्टर 142 में एक बहुत ही खूबसूरत आईटी कैंपस है, बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवंट बिजनेस सेंटर है पूरा। तो एडवंट के अंदर एक मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट आया। मैंने देखा द मोमेंट मैकडोनल्ड्स केम, वहाँ पे ऑटोमेटिक फुटफॉल जो जनरेट हुआ, मतलब आसपास से लोग आना शुरू कर दिए और मतलब एकदम से चीज़ें बदल गई, बदलती नज़र आई। वहाँ पे दूर दूर से लोग मैकडोनल्ड्स में आते थे। तो मैकडोनल्ड्स या कोई भी और ब्रांड ऐसा, मैं बात करूं डोमिनोज की या कोई भी ऐसा ब्रांड, तो जिस ब्रांड के नाम से लोग सर्च करके वहां तक पहुंच रहे हैं, तो वो लीजिंग बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कमर्शियल के अंदर। और मैं समझता हूं आज नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस में से एक है एडवंट आईटी जो पार्क है पूरा। तो अपने आप में अगर हम एडवंट आईटी पार्क में जाएं तो एक फील आता है, एक अलग ही नज़ारा है, एक अलग ही एम्बियंस है। तो वो मेरे को लगता है, जो मैंने 2016 का समय देखा है, मुझे लगता है कि उसका पूरा श्रेय जो है वो मैकडोनल्ड्स को जाता है। अच्छा। क्योंकि एक ऐसा ब्रांड आया मैकडोनल्ड्स जिसने कि फुटफॉल को जनरेट किया वहाँ पे, किस तरीके से लोग खींचे चले आते थे मैकडोनल्ड्स को, मोबाइल पे सर्च करके कि मैकडोनल्ड्स नियर बाय, और लोग जाते थे वहाँ पे। तो ये ताकत है एक लीजिंग की। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लीजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। लीजिंग किंग है, अगर लीजिंग अच्छी है तो डेवलपर अच्छा है। एग्जैक्टली। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लीजिंग की क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है बिल्डर की, या फिर कौन से एग्रीगेटर, कौन से एसोसिएट्स उनके साथ आ रहे हैं लीजिंग में। तो ये एक होमवर्क करने वाली चीज़ है। दूसरा, बिल्डर, जैसे मैंने पहले कहा कि बिल्डर का ओवरऑल पास्ट एक्सपीरियंस में हमारे को देख करके एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उनका अप्रोच कैसा है। डेट फ्री हैं या जगह जगह लोन्स ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, किस तरह का अप्रोच है, किस तरह का बिजनेस वो है, उनका ओवरव्यू है, वो हमें समझ में आ जाएगा कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस को देख करके। और लोकेशन ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पॉइंट है किसी भी चूज करने के लिए। किसी भी लोकेशन पे क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की, क्या ओवरऑल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है आने वाले टाइम पे, इन सब का एक बड़ा रोल है। और इन सब को अगर हम मिला करके किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यस करते हैं, हाँ बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है ROI के हिसाब से। अगर मैं कंपैरेटिवली रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल ऑप्शंस को देखूं तो हार्डली 1.5%, 2.5% तक एक मैं ROI एक्सपेक्ट कर पाता हूँ ओवरऑल इंटायर, अगर मैं हर जगह की बात करूँ ओवरऑल। लेकिन यही कमर्शियल के अंदर मतलब 5%, 5.5%, 6%, और कहीं कहीं पे अब जिस तरीके का आ रहा है नोएडा जैसी लोकेशन पे, जो कि 7%, 8% तक की ROI भी आ रही है। बिल्कुल सर। तो वो रीज़न ये है कि आप कब एंटर कर रहे हैं,
कितना लंबा फ्यूचर देख रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स में भी कैटेगरी है, स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है और जो जनरल इन्वेस्टर्स की लॉबी है वो एक अलग है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो हैं जो ये सारी चीज़ों को इवेलुएट कर लेते हैं और जितना लंबा फ्यूचर वो देख पाएंगे उतना स्मार्ट डिसीजन वो ले पाएंगे। अगर मैं आज किसी खाली ज़मीन पे जा रहा हूँ तो मैं वहाँ का कितना लंबा फ्यूचर देख पा रहा हूँ अपनी ओवरऑल होमवर्क से, केस स्टडी से, वहाँ की ओवरऑल इंक्वायरी करके मैंने क्या उसके 5 साल बाद का फ्यूचर देख लिया, 7 साल बाद का फ्यूचर देख लिया, तो मैं उतना ही स्मार्ट इन्वेस्टर आज बन पाऊंगा। सर अभी ना आपने लीजिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला, दैट लीजिंग इज द किंग, राइट। बट सर मुझे आप इन प्रोडक्ट्स और डेवलपर्स के बारे में बताइए जो, जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेवलपर्स, कमर्शियल डेवलपर्स। देयर इज वन व्हेन वी से लेट्स से M3 MDLF where they don't give you the leasing rights, वो leasing rights आपको देते ही नहीं है, आप खरीदो तो leasing right आपके पास नहीं होता। but then there are second type of developers as well जो बोलते हैं कि भाई आप खरीदो, आप ही लीज करो, आप ही रेंट आउट करो। सर मुझे ना सेकंड केस के बारे में जानना है, क्या इनका कोई सक्सेस रेशियो होता है जो खुद लीजिंग राइट भी दे देते हैं इन्वेस्टर को? इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है। Exactly. मैं इसलिए बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है ये। तो इस बात को जितने भी लोग सुनेंगे उससे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन मुझे लगता है क्लियर भी होगा। तो इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा सबसे पहले तो ये देखना है कि मुझे क्या पर्पस उसको मेरे को परसू करना है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। अगर मेरा पर्पस है कि मुझे खुद यूज़ करना है तो मुझे कभी भी, मेरे को लगता है कभी भी मुझे किसी IT कैंपस के अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे कभी भी किसी मॉल के अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे हमेशा अगर मुझे कोई एक छोटी सी दुकान कहीं पे खोलनी है तो मुझे एक हाई स्ट्रीट मार्केट देखनी चाहिए कि कोई ओपन मार्केट हो कहीं पे, या सोसाइटी की सामने जो ओपन मार्केट बिल्डर बनाते हैं सोसाइटी के साथ में ही मुझे उसमें जाना चाहिए। मुझे कभी भी मॉल का ऑप्शन, मुझे कभी भी एक बड़े IT कैंपस का ऑप्शन, मुझे कभी भी इस तरीके के ह्यूज प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहिए। और अगर वहाँ पे मुझे डेवलपर बिल्डर मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं आपको लॉकेबल यूनिट दे रहा हूँ और आप इसको सेल्फ यूज़ में रखें, आप कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट ना हो करके वो मेरे लिए एक बड़ा क्या कह सकते हैं, वो एक मेरे लिए लाइबिलिटी के रूप में निकल के आएगी। वो मुझे बाद में इतना हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे ऊपर आएगा कि वो कहते हैं ना, मतलब ना घर के ना घाट के वाली कहानी हो जाएगी मेरी। तो वो सिचुएशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका बड़ा ध्यान रखना है। कभी भी पहला ऑप्शन जो आपने बोला वो फार 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 बेटर ऑप्शन है मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बिल्डर खुद लीज कर रहे हैं, जैसे जो भी आपने नाम लिए जो बड़े डेवलपर्स हैं, उनकी खुद की लीजिंग की इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, टीम है, जिससे कि वो हर प्रोडक्ट के अंदर खुद लीजिंग राइट्स अपने पास रखते हैं और पूरे के पूरे कैंपस को वो खुद लीज करते हैं। चाहे वो बिजनेस सूट्स हों, चाहे वो आपको ऑफिसेज हों या फिर रिटेल हो स्पेशली, तो जितने भी इस तरह के स्पेसेस हैं, जितने भी इस तरह के ऑप्शंस हैं, सब में वो लीजिंग राइट्स खुद रखते हैं। और ये बेस्ट है क्योंकि अगर कोई बड़ा ब्रांड आता है, वो जो एक सक्सेस रेशियो है वो उसी मॉल का है, उसी IT कैंपस का है जिसमें कि लीजिंग राइट्स बिल्डर ने अपने पास रखे थे या किसी भी एग्रीगेटर से कराया हो, चाहे खुद किया हो, लेकिन लीजिंग राइट्स उसके पास थे। और जो भी इनिशियल इन्वेस्टर्स उसमें आए थे उनको एक हैंडसम रेंटल वो एंजॉय कर रहे हैं घर बैठ के। तो वो ही एक बेस्ट मेरे हिसाब से एक ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए। अगर दूसरे ऑप्शन में हम बात कर रहे थे जो जिसमें कि बिल्डर ऑप्शन देता है, अगर ऐसा कुछ, तो मेरे को लगता है कि उसका सक्सेस रेशियो वहीं तक सीमित है। जब मैं बात करूं एक हाई स्ट्रीट ओपन मार्केट की, कि कहीं पे सड़क के किनारे हाई स्ट्रीट ओपन मार्केट हो गई 2 फ्लोर की, जो कि बंद मॉल नहीं है। बंद मॉल में और हाई स्ट्रीट ओपन मार्केट में एक बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि बंद मॉल के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई आता है, जो किसी भी एक छोटे लोकल ब्रांड्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मीट कर पाना। तो जो बड़े ब्रांड्स हैं वही सरवाइव कर पाते हैं, उस हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट को वही बेयर कर पाते हैं, क्योंकि एक बंद मॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं और उसका एक बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट एक अलग कैलकुलेशन है। जो हाई स्ट्रीट ओपन मार्केट होती है, जिसमें कि कॉरिडोर पे कोई चल रहा है तो कोई सेंट्रलाइज AC नहीं है,
और बहुत कुछ लाइट जो है वो सनलाइट से कवर हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारे को आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, वहाँ पे लोकल छोटे ब्रांड फिर भी सरवाइव कर जाते हैं और वहाँ की जेंटी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें मेंटेन हो जाती है, छोटे ब्रांड वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। जो हाई स्ट्रीट ओपन मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इस बात को अच्छे से समझते हुए इन्वेस्ट कर रहा है कि मुझे उसमें कल को खुद अपनी दुकान खोलनी है, अगर ये इतना अवेयरनेस के साथ उसमें जा रहा है, चाहे वो सोसाइटी शॉप हो, चाहे वो कोई भी लोकल इस तरह की हाई स्ट्रीट ओपन मार्केट हो, उसमें अगर कोई जा रहा है ये जानते हुए समझते हुए कि मुझे उसको खुद यूज़ करना है या मैं अपने बेस पे उसको कल को किसी छोटे लोकल ब्रांड को दे सकता हूँ, किसी भी मेडिकल स्टोर को, किसी भी ग्रोसरी स्टोर को, किसी भी इस तरह के सलून को, किसी को भी, तो अगर ऐसा कुछ उसको लगता है और उसको पूरी क्लैरिटी है तो उसको उसमें जाना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पे कि आपको बिल्डर खुद जिम्मेदारी ले रहा है पूरे कैंपस को रन करने की और लीजिंग राइट्स, वहीं बेस्ट ऑप्शन है। एब्सोल्युटली सर। बिफोर वी रैप अप, हम ख़त्म करें इसको, इस छोटे से इंटरेक्शन को, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर, नंबर ऑफ फेलियर्स ऑफ मॉल्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर हाई और कंपेरेटिवली हायर बिकॉज डेवलपर ने जो यूज़र्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला कि आप करो लीज़, ये प्रॉपर्टी आपकी, ये आपने खरीद लिया आपको। तो फिर ऐसा मतलब फिर एक तरीके से मुझे जो समझ में आता है कि डू यू थिंक ये सही अप्रोच है डेवलपर की तरफ से भी? क्योंकि मेरे जैसा आदमी जो 1 करोड़ रुपए की एक शॉप खरीद रहा है, मेरे लिए एक बड़ी ब्रांड को लेके आना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। एब्सोल्युटली। बट मुझे तो सर आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रोजेक्ट शायद आना ही बंद हो जाने चाहिए, स्पेशली मॉल्स, ऐसे मॉल्स को आना ही, मतलब दे शुड नॉट बी अलाउड टू इवन एंटर इन द मार्केट, बिकॉज आपके जैसे मेरे जैसे लोग हम कैसे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स को लेके भी आ सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल ह्यूमनली। तो डू यू थिंक सर, इज इट अ क्रॉस, लाइक अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, डू यू थिंक इट्स अ रेड फ्लैग कि नहीं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे? मतलब आप अगर आपको खरीदना हो तो क्या आप कंसिडर करोगे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जहाँ पे आपको पता है कि लीज नहीं करके देंगे और लीज आपको करना है, और यू नो कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं, क्या वो आप कंसिडर करेंगे खरीदना? आई डोंट थिंक सो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे अगर मैं पास्ट 10 साल को भी देखूं, 12 साल को, 15 साल को देखूं, तो जो सक्सेस रेशियो है वो साफ साफ बता देता है। अगर हम कैलकुलेशंस कर लें, एक मैथ कर लें सिंपल, तो हमें साफ पता चल जाता है सक्सेस रेशियो देख करके। सिर्फ वही आज की डेट में ऑपरेशनल या एक अच्छी इनकम सोर्स वहीं से है या उसी प्लेस से है, उसी जगह से, उसी मॉल से है जहाँ पे कि बड़े ब्रांड्स हैं, राइट सर, या फिर जहाँ पे एक लीजिंग राइट्स पर्टिकुलर बिल्डर के पास है, या बिल्डर ने किसी एक एग्रीगेटर को दे रखी है, किसी के साथ एसोसिएटेड करके कराया है, वही मॉल, वही बिल्डिंग सक्सेसफुली रन कर रही है या वहाँ से कुछ रेवेन्यू आ रहा है। और ऐसा इसके पीछे ना बहुत मुश्किल नहीं है इस बात को समझना। इसमें थोड़ा सा भी अगर हम इसमें गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, इसमें आप देखोगे उनका रिटेंशन रेशियो बहुत अलग है, उनका होल्डिंग पावर अलग है। तो वो हम ये नहीं कह रहे कि छोटे ब्रांड अलग गलत है, बड़े ब्रांड सही है, ऐसा नहीं है। बट एज फार एज आवर इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, हमें हमेशा उस पर ध्यान देना है कि मेरी जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आ गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट में ROI मुझे मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा भी भलाई का काम नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अलग करूँगा, वो एक अलग बात है, वहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कोई ROI की। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सेल्फिश होकर मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ से ROI मिलेगा। तो मुझे इसलिए ये बात में कहने में कोई वो नहीं है कि ब्रांड्स जो होते हैं, बड़े ब्रांड स्पेशली, उनमें होल्डिंग पावर अच्छी है। और ये मैंने देखा है कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे बड़े सारे मॉल्स या बड़े सारे कैंपसेस ऐसे थे जहाँ पे कि बिल्कुल ही शटडाउन था, पूरा लॉकडाउन था, तो उसमें कुछ भी रन नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चल रही है।
उसके बाद जब ओपन हुए, रीओपन हुआ एक बड़े लंबे समय के बाद, बहुत सारे मार्केट से गायब हो चुके थे छोटे ब्रांड्स जो सरवाइव नहीं कर बिल्कुल पाए, बिल्कुल, जो कि नहीं झेल सकते अपने ओवरऑल मंथली ऑपरेशंस एक्सपेंसेस को, या ओवरऑल उनके जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो सारी चीज़ें हैं, तो उसको नहीं झेल पाए, वो नहीं कर पाए सरवाइव। उसमें बड़े ब्रांड्स ने सरवाइव किया और दोबारा से रिवाइव किया, बहुत दोबारा से अपनी सेल्स को एक तरह से अपस्केल पे लेके गए और बूम पे लेके आए, और वो आज हमें बड़ा दिखता है कि रन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा एक, जब बिल्डर के एंड से जो लीजिंग राइट्स है, उसमें दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जब भी बिल्डर अपने पास लीजिंग राइट्स रखता है तो उस पूरे कैंपस को वो एक ऑर्गेनाइज करता है, एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि किस फ्लोर पे मुझे फूड कोर्ट्स रखने हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में मुझे अपैरल्स के ब्रांड रखने हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में मुझे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी ब्रांड रखने हैं। तो मतलब बहुत ही सेगमेंट वाइज वो प्लान करता है पूरे कैंपस को, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके के पूरे आईटी कैंपस को रन करने के लिए, कि आप किस तरीके से सेग्रीगेट किए हो। आप ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, अपर ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, लोअर ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, हाइपर स्टोर में किस तरीके की चीज़ें। तो जब कोई आता है इस तरह के कैंपसेस में, तो बिल्डर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए वो एक कस्टमर की साइकोलॉजी से डिज़ाइन किया हुआ रहता है। तो उसका एक रिलेशन कस्टमर साइकोलॉजी से होता है, और इसी वजह से उसमें कहीं ना कहीं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है पहले से कि कहाँ पे मुझे कौन सा ब्रांड प्लेस करना है, लोअर ग्राउंड पे मुझे हाइपर स्टोर प्लेस करने हैं, या मुझे ग्राउंड फ्लोर पे आप देखोगे यूजुअली वो ब्रांड्स होते हैं जो कि कंपैरेटिवली उनके शेल्फ में साइज छोटा हो लेकिन टिकट साइज उनके बड़े होते हैं। तो वो क्यों प्लेस करने हैं ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे कभी भी वो ब्रांड नहीं आएगा जो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में कोई प्रोडक्ट आ रहा है और उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा। तो ये प्लेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट राइट सर, जो बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट बहुत मैटर करता है फ्लोर वाइज। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे कोई है तो उसका पर यूनिट कॉस्ट पर या तो पर हमेशा ही रहेगा, यूनिट कॉस्ट जो है वो घटते चली जाती है जैसे जैसे फ्लोर पे। जैसे कॉस्मेटिक ब्रांड होते हैं जनरली, हमने देखा है कई जगह, शॉपर स्टॉप में, लाइफस्टाइल में कई जगह, तो कॉस्मेटिक वाला सेगमेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है। तो वो छोटे छोटे कॉस्मेटिक के ट्यूब्स हैं या पेंसिल टाइप कुछ है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जो पोजिशनिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्डर एक बड़े लीजिंग पार्टनर के साथ बैठ के करता है। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी हमें लोकल मार्केट में नहीं मिल पाती इस तरह की, कि मैं अच्छा ब्रांड इस बात को बड़ा कंसीडर करते हैं कि मैं कहाँ पे आऊँगा, मेरी शॉप जहाँ पे है उस पूरे रो में कौन है, और जो 15 शॉप्स हैं वो किस तरह के ब्रांड्स हैं। एब्सोल्युटली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रांड इस बात को बहुत मतलब बारीकी से वो इस बात को पूरा एक right sir, सर्वे करते हैं। like sir, KFC would be really happy if there is Domino's and Subway next to KFC. Absolutely. But KFC will be really upset अगर वहाँ पे कोई XYZ brand है which is not as popular as Domino's and Subway, right? क्योंकि फुटफॉल जो है वो दोनों तीनों में आ रहा है, तो इनका कस्टमर भी यहाँ आ सकता है, इनका कस्टमर भी यहाँ आ सकता है, इनका कस्टमर भी यहाँ जा सकता है। Exactly. So that is what the importance of neighborhood is very important. Very important. और यही एक फायदा मिलता है बड़े आईटी कैंपसेस में या बड़े मॉल के अंदर, जब कोई इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसको फायदा यही मिलता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजी प्लान की जा चुकी है, और एक लीजिंग का पूरा एक एक्सपर्ट उसके ऊपर काम कर रहा है, और इसी वजह से बिल्डर ने आपसे लीजिंग राइट्स वो अपने पास रखा हुआ है। तो ये एक ऑर्गेनाइज पूरी प्लानिंग है जिससे कि आप भी बेनिफिट करोगे, वो विन विन सिचुएशन है सबके लिए। राइट। ये That is pretty much it. Thank you so much. That was the founder of Inrex.com. Thank you so much, sir, for your time. Really appreciate it. Thank you, sir.